अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है? सभी का मोस्ट वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है। कि देखिए, होता क्या है कि सीटेट में जो मैं खुल्लम खुल्ला आपको बताऊं, अगर आपको एक लैंग्वेज पर कमांड हो गया और लफ्जों के हेर फेर को आप समझ गए, दूसरा लैंग्वेज पर भी कमांड हो जाएगा, तीसरा पर भी। क्योंकि जो सीटेट का एग्जाम होता है ना, वो सिर्फ ट्रांसलेट होता है। समझ रहे हैं मेरी बात? यानी अगर हिंदी का पेडागोजी आप समझ गए तो उर्दू का पेडागोजी, और सबसे टफ उर्दू का पेडागोजी होता है। लेकिन हमसे पढ़ने के बाद सबसे आसान उर्दू लगेगा। तो उर्दू का पेडागोजी पर आपको कमांड हो गया तो आप बिल्कुल हिंदी का पेडागोजी भी समझने लगिएगा। बस आपको लफ्जों का माना पता हो कि ये लफ्ज का माना क्या होता है उर्दू में, इसका हिंदी में माना क्या होता है। तो आज जो पहला क्लास हम आपको दे रहे हैं, इसमें साथियों हम सिर्फ आपको दे रहे हैं किसके लिए? याद करने के लिए। इन सब चीजों को आप याद कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा? इसको याद कर लीजिएगा मेरे दोस्त, ठीक है ना? बाकी आप नहीं पढ़िएगा तो मेरा क्या कीजिएगा, बाद में तो आपको फिर जो भुगतना है वो जी करना ही है। चलिए ध्यान दीजिए, एक एक करके हम एक एक वर्ड बोलेंगे आपको साथियों, बस उसको सिर्फ अभी उच्चारण करते जाना। पहला लफ्ज है साथियों आमोजिश। आमोजिश साथियों, इसको बोलते हैं हिंदी में अधिगम। अधिगम का माना आमोजिश। और दूसरा लफ्ज है साथियों अर्जन, और अर्जन का माना होता है इक्तिसाब या तहसील। ये दोनों लफ्ज को आप समझ लीजिए। जैसे देखिए, अभी आप यहां पर आए हैं तो हमसे सीखने के लिए आए हैं। ये आप क्या कर रहे हैं? आमोजिश कर रहे हैं। ये हमसे आप क्या कर रहे हैं? अधिगम कर रहे हैं। लेकिन आप अपने घर की जो लैंग्वेज है, जहां पैदा हुए, जो मदर टंग है आपका, वो आप किसी उस्ताद से सीखे हैं? नहीं ना सीखे हैं। बगैर मेहनत के आपको आ गया है ना, वो होते हैं अर्जन। यानी जो चीज बगैर मेहनत के आ जाए वो अर्जन। तो मदर टंग यानी मातृभाषा जो होती है, जो साथियों वो क्या होती है? वो आमोजिश नहीं की जाती है, बल्कि उसका इक्तिसाब होता है। वो ऐसे ही माहौल में मिल जाता है। लेकिन साथियों जो दूसरी लैंग्वेज होती है, जैसे हिंदी हो, इंग्लिश हो, अरबी हो, फारसी हो, जो अदरवाइज दूसरी लैंग्वेज जो सीखिएगा, उसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। उसमें बीच में किसी एक उस्ताद की जरूरत पड़ेगी। तो जिसमें बीच में उस्ताद की जरूरत पड़े वो होता है अधिगम, और उसी को बोलते हैं साथियों आमोजिश, और इसी को बोलते हैं लर्निंग। और ये जो अर्जन है, ये बगैर किसी उस्ताद के घरेलू माहौल में मिल जाता है। इसको बोलते हैं इक्तिसाब या फिर तहसील बोलते हैं। ये लफ्ज आपको बहुत आएगा, एक पूरा मुकम्मल चैप्टर है इसमें। उसके बाद साथियों आपका जो है जे एक लफ्ज है, ध्यान दीजिएगा साथियों, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास, इसको बोलते हैं उर्दू में इदराकी या वकूफी। हर एक पर अलग अलग चैप्टर है, मैं बाद में इसको डिटेल में सबको करूंगा साथियों। संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक का मतलब क्या हुआ साथियों? इदराकी या वकूफी। अगर यहां पर विकास लिखा रहता तो इसका मतलब होता साथियों क्या? तो फिर यहां पर हो जाता फरोग। क्या हो जाता? फरोग। लेकिन विकास नहीं है तो इसलिए फरोग नहीं लिखा हुआ। संप्रेषण, संप्रेषण इसका माना होता है तरसील। साथियों इसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन। जैसे देखिए, अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, तो जैसे आप मेरे इशारा को, मेरे ख्यालात को, मेरे जज्बात को कैसे समझ रहे हैं? तो आप और मैं दोनों के दरमियान में एक चीज है। क्या चीज है? भाषा। तो भाषा क्या है? एक तरह का संप्रेषण है, यानी एक तरह का माध्यम है, एक तरह का ये क्या है? कम्युनिकेशन है। किस चीज का? अपने ख्यालात, अपने जज्बात को आप तक पहुंचाने का, और आपके इंप्रेशन को, आपके ख्यालात को, आपके जज्बात को समझने का। तो इसी को बोलते हैं साथियों संप्रेषण या फिर तरसील। उसके बाद आपका साथियों एक लफ्ज आएगा अंदाजे नजर। अंदाजे नजर का माना हो जाएगा उपागम। ये लफ्ज आएगा, याद रखिएगा। इंद्रियां, इंद्रिया का मतलब होता है हवासे खमसा। देखिए, इंसान 5 चीजों से साथियों क्या होता है? चीजों को महसूस करता है। कोई चीज खट्टा है या मीठा है कैसे पता चलेगा? जबान से चख कर। आप गोरे हो या काले हो कैसे पता चलेगा? आंख से देखकर, है ना जे? कोई चीज बदन से गुजरी या नहीं कैसे साथियों? तो कान से सुनकर। ये चीज नरम है या गर्म है कैसे? तो छूकर। और साथियों फिर चख कर। 5 चीजों से इंसान जो है क्या करता है? चीजों को साथियों महसूस करता है। उसी को उर्दू में बोलते हैं हवासे खमसा, और इसी को बोलते हैं इंद्रियां। उसके बाद साथियों संदर्भ। संदर्भ का उर्दू होता है सियाको सबाक, और एक होता है श्रव्य सामग्री। श्रव्य सामग्री का मतलब होता है सिमाई जराए।
जैसे मान लीजिए कि आप साथियों रेडियो सुनते थे, तो रेडियो से केवल सुनते थे ना, कोई सोचेगा कि देखेंगे टीवी की तरह तो देख पाएगा नहीं। तो रेडियो एक तरह का साथियों क्या हो गया, श्रव्य सामग्री हो गया। इसी तरह साथियों आगे देखिए, दृश्य सामग्री। दृश्य सामग्री ये हो जाएगा बसरी जराए। आपके घर में एक एलसीडी लगा हुआ है, एलसीडी में साउंड नहीं है, वहां पर साथियों क्या है, न्यूज चल रहा, तो आप देख के समझ रहे हैं, तो ये हो जाएगा बसरी जराए। जैसे मान लीजिए आप रोड पर चल रहे हैं, रोड पर इस तरह का तीर बना हुआ है, फिर आगे ऐसे तीर बना हुआ है, तो इसको आप देख के समझते हैं, तो ये कैसा जराए हो गया, बसरी जराए। श्रव्य दृश्य सामग्री समई व बसरी जराए। जैसे अभी आप मेरी बातों को भी सुनते हैं और साथियों देख भी रहे हैं आप अपने YouTube पर, तो गोया के मोबाइल फोन क्या हो गया आपका, तो वो आपका हो गया श्रव्य दृश्य सामग्री। समझ रहे हैं मेरी बात। उसके बाद साथियों आपका है शमूलियाती तालीम। शमूलियाती तालीम जिसको बोलते हैं समावेशी शिक्षा। पहले होता था क्या कि ये स्कूल मदरसा मकतब नहीं, पहले होता था कुटिया, और या फिर बोलते थे जिसको साथियों क्या खानका, क्या खानका। तो होता था क्या कि पहले साथियों लड़कियों को अलग पढ़ाई होती थी और लड़के की पढ़ाई अलग होती थी। लेकिन जब से आपका ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया जी, तो इसमें फिर क्या है कि नहीं, लड़का लड़के सबको एक साथ पढ़ाना है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी स्कूल में आप पढ़ाने जाइएगा, अगर लड़की को अलग कर दीजिएगा, लड़का को अलग कर दीजिएगा, तो फिर वो आप क्या है, जे कौमी दरसियात का खाका यानी एनसीएफ के खिलाफ जा रहे हैं, आप पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, समावेशी शिक्षा का मतलब होता है समावेश, सम जोड़ आवेश से बना है समावेश, और शिक्षा का मतलब ये सबको समान अधिकार देना, सबको समान समझना, है ना। तो वो हो गया समावेशी शिक्षा, और इसी को बोलते हैं शमूलियाती तालीम यानी मिलीजुली तालीम। उसके बाद है सतत एवं व्यापक। सतत एवं व्यापक, सतत एक अलग लफ्ज है साथियों, और व्यापक का एक अलग लफ्ज है। सतत का मतलब होता है कंटिन्यू, है ना। व्यापक साथियों तो इसी को बोलते हैं मुसलसल और जामे। एक तरह का देखिए होता है क्या कि ये जांच में आता है, मूल्यांकन जब पढ़ाएंगे उसमें। जैसे मान लीजिए कि साथियों होता क्या है कि आपका एक जांच ये है कि आप को मैंने कोई टेस्ट लिया, टेस्ट लिखित रूप पे लिया, लाया, और आपका मैंने टेस्ट ले लिया, चलो ठीक है। आप कौन सा कपड़ा पहने हो, नाक साफ किए हो कि नहीं किए हो, आपका बाल कैसा है, आप ड्रेस पहने हो कि नहीं, कुछ नहीं छोड़ दिया। आपका सेहत क्या है, पतले हो रहे दुबले हो रहे, ये सब कुछ नहीं छोड़ दिया मैंने, यानी मैं अपने काम से मतलब। लेकिन एक ये भी जांच है कि आपका उम्र कितना हो गया, आपका दिमाग का कैपेसिटी क्या है, आप रहते कैसे हो, आप खेल कूद में कितना पार्टिसिपेट करते हो, यानी हर एक तरह का जांच। वो जांच क्या कहलाता है, सतत एवं व्यापक। उसी को बोलते हैं मुसलसल और जामे। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, जितना समझा रहा हूं इतना को ही आप समझिए। एक है साथियों सुगम कर्ता। सुगम कर्ता का मतलब यह हुआ कि मुआविन आमोजिश। मुआविन आमोजिश का मतलब यह हुआ वह चीज जिसके जरिया आपको सीखने में मदद मिले, वह चीज जिसके जरिया आपको सीखने में क्या हो, मदद मिले, उसी को बोलते हैं मुआविन आमोजिश। उसके बाद है साथियों परिकल्पना। परिकल्पना का उर्दू होता है मफरूजात। पता है यह लफ्ज जब आपको आएगा ना, तो एग्जाम हॉल में अगर आप नहीं पढ़े हुएगा ना, तो दिमाग आपका चकराएगा और जानते हुए भी आप गलत कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो परिकल्पना का साथियों उर्दू होता है मफरूजात। इसको रट जाना है सबको। मदरसे वाले आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इतने अच्छे अच्छे टीचर साथियों आपको पढ़ा रहे हैं। आप अपने जलवे को दिखाइए, और जो आपके अंदर अल्लाह ने सलाहियत दी है चीजों को रटने की, याद करने की, मेहनत की, उसको दिखाइए और फ्री में नौकरी पाइए जी। उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण का मतलब यह होता है साथियों मुआलिजाती इस्लाही तदरीस, है ना। देखिए असल में देखिए इस्लाही तदरीस का मतलब होता है निदानात्मक, इसका असल में होता है निदानात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण। और साथियों ये जो है ना उपचारात्मक, इसका होता है मुआलिजाती। अब देखिए ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं एक टेस्ट लगाया, हमारे यहाँ 200 बच्चे पढ़ रहे हैं, उस टेस्ट में हमने ये देखा कि अधिकतर बच्चे जो है वो गलती कर रहे हैं, और मैंने ये देखा कि कुछ बच्चे बिल्कुल भी गलती नहीं किया। तो हम ये कोशिश करने की मतलब ये कोशिश करने लगे कि ये सारे बच्चे जो है क्यों गलती कर रहे हैं। तो पता ये चला कि उन लोगों को थ्योरी नहीं पढ़ाया गया। तो मैंने क्या क्या किया, अपने पैटर्न को चेंज किया और पहले उन लोगों को थ्योरी पढ़ाया। अब जब थ्योरी पढ़ाने के बाद उनका टेस्ट लगाया, तो पता चला कि वो सारे बच्चे जो गलती कर रहे थे अब उनका सुधार हो गया। तो देखिए यानी चीजों का पता लगाना और उसको दूर करना,
चीजों का पता लगाना और उसको दूर करने की कोशिश करना, वही होता है साथियों उपचारात्मक शिक्षण, और उसी को बोलते हैं मुआलिजाती इस्लाही तदरीस। उसके बाद एक लफ्ज आएगा साथियों मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब होता है अंदाजा कद्र, और इसको अपने भाषा में आप जान लीजिए साथियों कि जी क्या, जांच। अरे स्कूल वाला पीछे है, सबसे ज्यादा रिजल्ट तो लड़की का हो रहा है, लड़का तो शूटिंग बूटिंग में है, लड़की का रिजल्ट सबसे ज्यादा हो रहा है, वो सबसे ज्यादा पढ़ रही है जी। उसके बाद साथियों आपका है तश्कीली अंदाजा कद्र, इसको बोलते हैं रचनात्मक मूल्यांकन। मेरे दोस्त देखिए, हम इस पर चर्चा करेंगे ना तो 2 घंटा इसी पर चर्चा हो जाएगा, लेकिन मैं इसको चाह रहा हूं कि आपको याद करके आना। तश्कीली अंदाजा कद्र, इसको बोलते हैं रचनात्मक मूल्यांकन। ये क्या होता है, जब जांच करते हैं ना तो 3 तरीके का जांच होता है। जैसे देखिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो अब पढ़ाते पढ़ाते होता क्या कि पढ़ाते पढ़ाते बीच में ही कुछ पूछ लिया आपसे। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा कि अच्छा आप लोग समझ गए हो, बताओ अर्जन किसको बोलते हैं, आमोदिश किसको बोलते हैं। तो ये दरमियाने सबक ही पूछा। अच्छा ऐसा क्यों पूछा गया, ताकि जो चीजें समझाई जा रही है उसमें और परिपक्वता आए, उसमें और क्या आए साथियों, ठोस चीजों को लोग समझ पाए। नहीं तो ये जो दरमियाने क्लास ही साथियों अगर आपसे सबक सवाल किया जाए, जांच किया जाए, तो उसको बोलते हैं तश्कीली अंदाजा कद्र, और उसी को बोलते हैं रचनात्मक मूल्यांकन। ये कब होता है, दरमियाने क्लास ही होता है। सबको डिटेल में पढ़ाऊंगा। एक होता है साथियों योगात्मक मूल्यांकन। योग का मतलब वो योग नहीं, योग का मतलब होता है साथियों एडिशन, यानी इसी को बोलते हैं तकमीली अंदाजा कद्र। मान लीजिए आपका एक यूनिट खत्म हो गया, उसके बाद हमने टेस्ट लगा दिया, या साथियों मान लीजिए कि 1 सप्ताह के बाद आपका टेस्ट, साप्ताहिक टेस्ट, तो वो आपका कहलाता है तकमीली अंदाजा कद्र, उसी को बोलते हैं योगात्मक मूल्यांकन। समझ रहे हैं। उसके बाद साथियों आपका है निदानात्मक मूल्यांकन, जे इसको बोलते हैं इस्लाही अंदाजा कद्र, यानी आपकी गलतियों का पता लगाना और उसको दूर करना, वही आपका होगा इस्लाही अंदाजा कद्र। ठीक है, मैं आपको जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि इस्लाही और मुआलिजाती दोनों में फर्क क्या है, निदानात्मक और साथियों आपका जो है जे निदानात्मक में क्या फर्क है। ठीक है ना, और आपको एक उपचारात्मक, निदानात्मक और उपचारात्मक में फर्क क्या है। चलिए एक आपका आएगा साथियों तदरीस। तदरीस का माना होता है शिक्षण, तरगीब या तहरीक, इसका माना होता है अभिप्रेरणा। क्या होता है, अभिप्रेरणा। उसके बाद साथियों देखिए ग्रामर पढ़ाने के 2 तरीके राइज हैं। ग्रामर पढ़ाने के 2 तरीके राइज हैं। एक तरीका यह है, कदीम जमाने में हम लोग पढ़ते थे, जब स्कूल में मकतब में जाते थे तो हमारे वालिद साहब या आपके वालिद साहब, किसी के वालिद साहब लेके जाते थे और कहते थे मास्टर जी बहुत मतलब ये बदमाश है, घर में बहुत बदमाशी करता है, सिर्फ हड्डी छोड़ दीजिएगा, पूरे गोश्त को उतार दीजिएगा। याद है आपको, तो याद होगा, हमको भी याद है साथियों। मास्टर साहब बड़ी बड़ी छड़ी रखते थे, खूब पीटते थे, है ना। अब होता क्या था कि हम लोग जो चीज पढ़ते थे, अगर वो चीज याद ना भी हो तो जबरदस्ती का रट के रट के रट के रट के रट के रट के रटते 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 उसको याद करते थे। समझे या चो नहीं समझे, यानी पहले उसको रटना है। ये जो पहले रटना है भाई, पहले उसूल को याद करना है, इसी तरीका को बोलते हैं इस्तिखराजी तरीका। क्या बोलते हैं, इस्तिखराजी तरीका। क्या बोलते हैं इस तरीका को, इस्तिखराजी तरीका। और इसी को साथियों बोलते हैं निगमन विधि। क्या बोलते हैं इसको, निगमन विधि। और ये जो इस्तिखराजी तरीका या निगमन विधि है, ये साथियों कदीम तरीका है, ये कदीम तरीका है। और इस तरीका को साथियों अमनोवैज्ञानिक बोला गया। अमनोवैज्ञानिक का मतलब यह हुआ कि ये बच्चे के ज्ञान के जो है ना उसके खिलाफ है ये तरीका। इस्तिखराजी तरीका में, इस तरीका में बच्चा जल्दी नहीं सीख पाता है, इस तरीका को साथियों, है ना। लेकिन ये तरीका किसमें काम आता है, कवायद में, ग्रामर में जे। उसके बाद आगे है साथियों इस्तिकराई तरीका, जस्ट उसका उल्टा आगमन विधि। जैसे अभी स्कूल में जाइएगा तो आपको ही सर बोलेंगे गुड मॉर्निंग, आ गए हैं, आइए आइए। अब गला पकड़ के आप उस्ताद का घूमिए। अब पहले तो भाई डर से उस्ताद के क्या होता था, पास लोग नहीं जाता था, उसका नाम सुनने से रूह कांपती थी। अब अलग हो गया, अब आपको पहले है ना चीजों को देखा के पहले ही मिसाल बताई जाती है। अभी के पढ़ाने में पहले मिसाल बताया जाता है, उसके बाद तब साथियों आपको क्या है, उदाहरण बताई जाती है। तो अगर पहले आपको मिसाल बतला दिया जाए, बाद में आपको उसूल बताया जाए, तो वैसे तरीका को बोलते हैं इस्तिकराई तरीका। और इसी को बोलते हैं साथियों आगमन विधि। क्या बोलते हैं, आगमन विधि। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस्तिखराजी हो या इस्तिकराई,
निगमन हो या आगमन हो, ये दोनों तरीका साथियों किस में आता है? ग्रामर में आता है। किस में आता है? ग्रामर में आता है। उसके बाद देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारा हिंदुस्तान कितना बड़ा है ना, कितने राज्य हैं, कितने मजाहिब के लोग यहां रहते हैं, अलग अलग मजहब के लोग, अलग अलग खित्ते के लोग, अलग अलग जबान बोलते हैं। अगर पूरे हिंदुस्तान में कितना अच्छा होता, एक तरह का स्कूल कायम कर दिया जाता और एक ही जबान कायम, संभव है? नहीं है। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको समझने वाली बात यह है कि इसके अंदर दो चीजें आपको समझनी है। देखिए, यह आपका एक क्लासरूम है, समझ रहे हैं? इस क्लासरूम में साथियों जितने सारे बच्चे हैं वो दो लैंग्वेज जानते हैं। कितनी जबान जानते हैं? दो। तो अगर बच्चे दो लैंग्वेज जानते हैं तो उसको बोलते हैं द्विभाषिक। क्या बोलते हैं? द्विभाषिक। और इसी द्विभाषिक को साथियों बोला जाता है ज़ू लिसानी। क्या बोला जाता है? ज़ू लिसानी। ज़ू लिसानी, समझ रहे हैं? अगर बच्चा दो जबान जानता हो तो उसको बोलते हैं द्विभाषिक। हर आदमी तीन जबान जानता है साथियों, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, फैन बंद कर दीजिए, एक तो बोल दिया फैन और दूसरा बंद कर दीजिए, हिंदी या उर्दू बोला, दो लैंग्वेज तो हो गया। और तीसरा अपना मदर टंग जानते हैं, यानी हर आदमी कसीर लिसानियात है। तो अगर बच्चा दो लैंग्वेज जानता तो उसको बोलते हैं ज़ू लिसानी। अगर बच्चा दो से ज्यादा लैंग्वेज जानता है तो उसको बोलते हैं कसीर लिसानी। क्या बोलते हैं? कसीर लिसानी। तो जो ज़ू लिसानी होता है उसी को बोलते हैं द्विभाषिकता। द्वि का मतलब दो, भाषिकता का मतलब भाषा ना, इसे। और जो साथियों, तो इसी द्विभाषिकता को क्या बोलेंगे? ज़ू लिसानियात। और अगर दो से ज्यादा लैंग्वेज होगा, जिसको बाई लैंग्वेजिज्म बोलते हैं, वो होता है बहुभाषिकता। और बहुभाषिकता को बोलते हैं कसीर लिसानियात। क्या बोलते हैं? कसीर लिसानियात। क्या बोलते हैं? कसीर लिसानियात। ये अलग अलग चैप्टर है साथियों, हिंदी में भी और उर्दू में भी मैं बताऊंगा, ठीक है? चलिए, उसके बाद साथियों आपका है तामीराती नजरिया। इसको बोलते हैं रचनात्मक उपागम। नजरिया, उपागम। उच्चारण, उच्चारण का क्या बोलते हैं? तलफ्फुज। और यह है भावात्मक, नहीं बोलते, वो भावुक हो गया, और उसी से भावात्मक। भावात्मक का मतलब होता है जज्बाती। भावात्मक का मतलब जज्बाती। भावात्मक का मतलब जज्बाती। तो ये साथियों आपको टोटल, हमको लगता है कि ये एक सफाई है, इसको सिर्फ आपको याद करके आना है, ठीक है ना? 2 दिन साथियों अभी आपको मैं पढ़ाऊंगा, तो वो आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ाऊंगा, अभी बाकी और कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। इसको आपको सिर्फ याद करके आना है। और इसको आप याद कर लीजिएगा, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं प्रोसेस, याद करके आइएगा, और बाकी कुछ नहीं। और उसके बाद इंशाल्लाह, चूंकि 30 नंबर का आपको उर्दू पेडागोजी पूछा जाएगा, तो इस 30 नंबर में 15 नंबर का आपको पूछा जाता है पैराग्राफ। 15 नंबर का पैराग्राफ, समझ लीजिए मेरी बात, तब जाइएगा। और 15 नंबर का जो पूछा जाएगा वो साथियों आपको पूछा जाएगा उर्दू पेडागोजी। क्या पूछा जाएगा? उर्दू पेडागोजी। क्या पूछा जाएगा? उर्दू पेडागोजी। उर्दू पेडागोजी। इस 15 नंबर में साथियों क्या होता है कि इस 15 नंबर को भी दो भागों में बांटते हैं। इस 15 नंबर में क्या होगा आपको कि 9 नंबर का एक पैराग्राफ होगा, और फिर इधर बच गया आपका 6 नंबर। 6 नंबर का एक पैराग्राफ, या कभी होगा कि ये 8 नंबर का रहेगा तो इधर रहेगा 7 नंबर का। समझ रहे हैं? तो यानी ये 15 नंबर में 2 पैराग्राफ रहता है। और इस 15 नंबर में आपको 1 से 2 बहुत आसान क्वेश्चन उर्दू ग्रामर का पूछेगा, सब आसान, जैसे किताब की जमा किताबों, है ना, ये आपको पूछेगा। बाकी रहा इधर 15 पेडागोजी। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, मेरे यहां से पढ़ने के बाद आप इस 15 में पूरा 15 का 15 ले आइएगा, ये आपके हाथ में रहेगा, इसमें कम नहीं होगा। ये 15 में अगर आप 13 नंबर ले आते हैं तो 15 और 13 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। अगर इसमें 12 लाइएगा तो 15 और 12 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। इसमें 11 लाइएगा तो 15 और 11 कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। इसमें आप 10 ले आइएगा तो 15 और 10 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। यानी इस 15 में आप 15 नहीं ला सकते, मैं बोल रहा हूं। लेकिन इस 15 में भाई साहब 14 नंबर लाई है लड़की, 15 में 13 नंबर लाई है, ठीक है ना? आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जान पहचान के वो लाए होंगे। तो इस तरह अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको इंशाल्लाह हो जाएगा, बेहतर होगा, प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।